इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया है, जिसमें अगर अभी तक आपने अपना लेफ्ट थंब अपलोड नहीं किया है, आपके अपनी पर्सनल डिटेल अपडेट नहीं की है, इसके अलावा आपका माता का नाम पिता का नाम हिंदी में नहीं लिखा है और दस्तावेज जब तक नहीं अपलोड किए गए तब तक आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। किस तरह से प्रोसेस करना है और अगर आप ये सब चीज़ न करके आप अपना फॉर्म फिल स्टार्ट करोगे तो आपके सामने क्या दिक्कत आएगी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कोई भी आरएसएसबी बोर्ड की नई वैकेंसी आती है उसकी तो अपडेट दी जाती है और इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो चलिए, इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 का एडवर्टाइजमेंट तो आपके 6 जनवरी को जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके फॉर्म है वो आज से शुरू हुए। इसके लिए कोई भी सीईटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले आपके वनपाल और महिला पर्यवेक्षक इन दोनों का भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था, जिसमें वनपाल में आपके सीईटी 12th की ज़रूरत थी और महिला पर्यवेक्षक सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए, और वो भी सीईटी ग्रेजुएशन जिसने पास कर रखी है। लेकिन जो ये कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम है इसके लिए सीईटी की योग्यता नहीं है, लेकिन किनको फॉर्म फिल करना है उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद ओटीआर के बारे में बताऊंगा कि आपकी क्या क्या दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत आपका किस तरह से समाधान होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए टोटल 1100 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें से नॉन टीएसपी में आपके 944 पद है और टीएसपी में आपके 156 पद हैं। 1100 पदों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो कब होगा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि या बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक, यानी कि कृषि से रिलेटेड आपका कोर्स किया होना चाहिए। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखी है या 12th कर रखी है कृषि में। और इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने के ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वो उपयुक्त चयन एजेंसी को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो अंतिम वर्ष में है तो उनके लिए आप देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए आवेदन आप कब तक कर सकते हैं। तो 13 जनवरी यानी कि आज की डेट से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 11 फरवरी 2026 को रात को 11:59। और मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए। जिसको भी फॉर्म फिल करना है पहले तो वो आराम से ये चेक कर लीजिए कि ओटीआर कैसे अपडेट किया जाता है, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं गलती कर बैठे तो आप दस्तावेज अगर एक बार अपलोड कर दिया तो उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप आराम से पहले 10-12 दिन देख लीजिए कि किस तरह से फॉर्म फिल करना और उसके बाद फॉर्म फिल करना शुरू कर दें। यानी कि शुरुआत के जो 2 सप्ताह है इसके अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फिर लास्ट डेट का आप इंतजार करोगे और फिर लास्ट डेट में क्या होता है, सभी कैंडिडेट एक साथ फॉर्म फिल करते हैं, जिससे कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है। और अभी तो ओटीआर वाले में भी बहुत दिक्कत आ रही है किसी किसी के कि ओटीआर अपडेट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप शुरुआत के जो 15 दिन हैं या 2 सप्ताह मानो, उसके अंदर अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया है या फिर किसी ने ओटीआर तो अपडेट कर लिया है लेकिन दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो आपको किन किन दिक्कत का सामना करना होगा। सबसे पहले तो मैं बताने जा रहा हूं जिन्होंने अभी तक ओटीआर में लेफ्ट थंब भी अपलोड नहीं किया अपनी पर्सनल डिटेल में, जहां आपको अपनी डिटेल
पूछी जा रही है, एड्रेस का पूछा जा रहा है, आपका माता का नाम पूछा जा रहा है, मैरिज स्टेटस पूछे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें भी अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं की है तो आपके सामने जब आप एसएसओ आईडी ओपन करोगे तो किस तरह से ओपन होगी वो भी बताने जा रहा हूँ। और अगर ये चीज़ कर दी है और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, आप फॉर्म शुरू कर रहे हो, तो भी आपको किन दिक्कत का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, मैं हर वीडियो में कहता हूं, जैसा कि आपको मालूम ही है। आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए राजस्थान का, चाहे वो आरपीएससी द्वारा आयोजित किया गया या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, उसके ऊपर आपकी अपने एसएसओ आईडी लिखी होती है। और उसके बाद आपको अपने पासवर्ड लिख लेने हैं और उसके बाद आपको अपने एंटर यहाँ कैप्चा कोड डालना है। ध्यान रखना कैप्चा कोड वही डालना जो आपके कोष्टक में दे रखा है, जैसे कि यहाँ दे रखा है 233130 और यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए ये नंबर लिखने हैं और उसके बाद आपको लॉगिन कर देनी है। अगर आप कैप्चा कोड गलत नंबर डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। जैसे ही एसएसओ आईडी लॉगिन होगी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है, सत्यमेव जयते लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल, न कि सत्यमेव जयते वाला रिक्रूटमेंट स्टेप। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सर्च कर लीजिए और लिख लीजिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, आपके ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे और अभी तक आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया है 2026 में, तो आपके सामने ओटीआर प्रोफाइल ओपन होगी और 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर साइड में पेज ओपन होगा इस तरह से आईडी डिटेल का, जिसमें लिखा होगा दिस डिटेल ओनली बी अपडेटेड वंस, यानी कि ये डिटेल आप एक बार अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल है वो पूछी जा रही है, वो आपको फिल करनी होगी। अब इन बेसिक डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत साथियों की दिक्कत आ रही है कि हमने लेफ्ट थंब अपलोड कर दिया है फिर भी हमारे वापस ओटीआर वहीं पर लेके जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन बहुत हो सकता है कि हो सकता है आपने विजिबल बॉडी मार्क में कुछ किया ही नहीं हो, खाली छोड़ दिया हो, इसलिए एक भी कोष्टक को आपको खाली नहीं छोड़ दिया, उसमें सही इन्फॉर्मेशन डालनी ही डालनी है। क्योंकि सभी के ऊपर आप देख सकते हैं रेड स्टार है, रेड स्टार जिसके ऊपर भी है यानी कि उसमें आपको सही इन्फॉर्मेशन लिखना ही लिखना है, खाली आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ बेसिक डिटेल में पूछा गया मदर नेम। अगर आपने अपने माता का नाम लिखा है तो ठीक है, और माता का नाम वही लिखना है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है। अगर सरनेम लिखा हुआ तो आपको लिखना है, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखना है। आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म मार्कशीटों में जो नाम लिखा हुआ वही आपको लिखना है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई चिन्ह जिससे कि आपकी पहचान की जा सके, वो आपको विजिबल बॉडी मार्क्स में इसमें भी कुछ ना कुछ आपको लिखना होगा। इसके बाद मैरिज स्टेटस। अब अगर मैरिज स्टेटस में आप अनमैरिड लिखते हो तो फिर आगे का प्रोसेस करना है। अगर आपने मैरिड लिखा है तो फिर आपको अपने जीवन साथी का नाम लिखना होगा, जीवन साथी के पिता का नाम लिखना होगा और आपकी मैरिज की डेट लिखनी होगी। ये 3 चीजें आपको लिखनी कंपलसरी होगी। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपसे पूछा जाएगा एड्रेस लाइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो, अगर आपका एड्रेस छोटा है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में तो आपको आ जाएगा, सेकंड थर्ड नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट को लिखना कंपलसरी है क्योंकि आप देख सकते हैं फर्स्ट के ऊपर रेड स्टार है, सेकंड थर्ड के ऊपर नहीं है। एड्रेस थोड़ा बड़ा है तो कुछ लाइन फर्स्ट में लिख लीजिए, कुछ लाइन सेकंड में लिख लीजिए और कुछ लाइन थर्ड में लिख लीजिए। इसके बाद आपको अपनी सिटी का नाम लिखना होगा कि आप कौन से शहर से हो, वो शहर का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से राज्य से हैं। इसके बाद राज्य के अंदर आप कौन से जिले से हैं वो आपको जिला सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके जिले का पिन कोड क्या है वो आपको पिन कोड भी सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से है तो यस कीजिए अन्यथा नो कीजिए। और उसके बाद आपको अपलोड करना होगा लेफ्ट थंब। अब लेफ्ट थंब अपलोड करते समय आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपका फॉर्मेट जेपीईजी में होना चाहिए और दूसरा इसकी साइज है वो 20 KB से लेकर 50 KB के अंदर होनी चाहिए, ना तो 20 KB से कम होनी चाहिए, ना ही 50 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका लेफ्ट थंब अपलोड होगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। यानी कि आपको रेंज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में रखनी है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है और ये ओटीआर का सेक्शन अपडेट हुआ। अभी दस्तावेज अपलोड नहीं हुए। अब देखो, ये चीज़ करने के बाद आप ये चीज़ देख सकते हैं, अगर आपका कोई एग्जाम नज़दीक है उसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई है या कौन सा फॉर्म शुरू हुआ, ये चीज़ देख सकते हैं। इतना करने की अगर ये नहीं करते तो आप एसएसओ आईडी में कुछ नहीं कर पाते, ये तक नहीं देख पाते कि कौन सा फॉर्म शुरू हुआ है या कौन से एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आई है या किसी की एग्जाम की आंसर की आई तो उस पर आपत्ति कैसे लगे। ये एक भी चीज़ नहीं कर पाते। अगर जो अभी मैंने आपको बताया वो चीज़ आप नहीं कर पाते। ये चीज़ कर लेते तो फिर आप आगे का ये तक देख लेते कि आपके कौन से फॉर्म शुरू हुए, लेकिन फॉर्म शुरू नहीं कर पाते क्योंकि अब जैसे एग्रीकल्चर इतना करने के बाद आप फॉर्म शुरू कर पाओगे तो आपके सामने क्या आएगा मैं बता देता हूँ।
जैसे आप ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाओगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम आया 2026, लास्ट डेट यहाँ लिखी हुई है 11 फरवरी 2026। अब आप क्या करोगे, अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे, वो चीज़ तो आपने कर ली है, लेकिन अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन लिखा हुआ आएगा डिस्क्लेमर में कि योर OTR डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, यानी कि आपकी OTR की डिटेल और डॉक्यूमेंट की जो डिटेल है वो कंप्लीट नहीं है। प्लीज अपडेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के साथ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आप पहले कंप्लीट कीजिए, अपडेट कीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना शुरू कर पाओगे। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, आपको पेज ऑटोमेटिक लेके जाएगा OTR पर, और वहां पर डॉक्यूमेंट डिटेल में अगर आपने डॉक्यूमेंट डिटेल में सबसे पहले तो आपसे वो चीज़ पूछी जाएगी कि आपको अपना नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखना। अब अगर कोई साथी ये कह रहा है कि हिंदी में वहाँ पर जो कीवर्ड दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल से ट्राई कर लीजिए, मोबाइल के कीवर्ड से लिख लीजिए। अगर मोबाइल से कीवर्ड से नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गूगल पर अपना नाम लिख लीजिए हिंदी में और उसको कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर आकर जब आप उस पर क्लिक करोगे तो कीवर्ड में आपके पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। वो 3 चीज़ें लिखने के बाद आप जब इस तरह से आओगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन होगा, एक तो कि आपके अपने दस्तावेज डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं, और दूसरा आप मैनुअली। देखो मैनुअली कब जरूरत होती है, जब आपके डॉक्यूमेंट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए हैं डिजी लॉकर पर। जैसे कि अगर किसी ने 10th और 12th 2010 2008 में की है तो उनके अभी डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है, डिजी लॉकर पर 2014 के बाद वालों के ही अवेलेबल है मार्कशीटें, तो उन्हें फिर मैनुअली अपलोड करना होगा। लेकिन अगर आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो मेजॉरिटी 100% आपको डिजी लॉकर को ही देनी है, डिजी लॉकर की है अनुमति देना कंपलसरी है। अब जब आप यहां पर पहुंचोगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह से ये पेज ओपन होगा 1 से 2 सेकंड के लिए, फिर ऑटोमेटिक ये पेज ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि आपकी आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित, त्रुटि रहित बनाने के लिए इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज को जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए को सीधे फैच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज डिजी लॉकर में अपडेट किए। सबसे पहले आपको डिजी लॉकर पर जाना होगा, और डिजी लॉकर पर आपको दस्तावेज किस तरह से अपलोड करने हैं और किस तरह से विभाग द्वारा जारी किए गए वो आपको अपने अकाउंट में डालना है। इस पर मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर जारीकर्ता विभाग द्वारा नहीं किया गया है तो आप उसे अपने OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में जाकर उसका विवरण दर्ज कर सकते हैं तथा संबंधित दस्तावेज को मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका विभाग या बोर्ड द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा आपका डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं करवाया गया है तो आप उसे मैनुअली रूप से खुद भी अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रमाण पत्र जारीकर्ता विभाग द्वारा डिजी लॉकर पर जारी किया गया है लेकिन स्टूडेंट द्वारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उसे फेच न करके मैनुअली अपलोड किया गया है तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के विरुद्ध भर्ती नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने ऐसा किया कि आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर विभाग द्वारा जारी किया गया है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया, लेकिन आप फिर भी मैनुअली रूप से अपलोड कर रहे हैं तो भर्ती के नियम के अनुसार आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। अब मैं पुष्टि करता हूं, मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए, उनसे मैं सहमत हूं, तो आपको यहां पर बॉक्स पर क्लिक कर देना और सबमिट पर क्लिक कर देना। यह प्रोसेस करते ही आपके सामने नया पेज डिजी लॉकर का ऑप्शन ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ कि सटीक प्रमाणित जानकारी भरने के लिए आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपने आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। डिजी लॉकर से प्राप्त जानकारी संबंधित दस्तावेज फील्ड में स्वतः भर दी जाएगी जिससे एकरूपता बनी रहती है और मैनुअली प्रविष्टि कम होती है। तो अब अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हैं तो आपको ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करना होगा, और इस पर एक्सेस नहीं देना चाहते तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना होगा। अब जब आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिजी लॉकर अकाउंट ओपन होगा जिसमें आपको वहां पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको अपने डिजी लॉकर का जो प्रोफाइल है वहां पर इश्यू डॉक्यूमेंट आता है, वो मैं डिटेल में ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर कैसे अपलोड करोगे। तो उसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वो वीडियो जाके देखना होगा और उस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाओगे। और उसके बाद जब यहाँ आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले डिजी लॉकर की प्रोफाइल ओपन होगी, वहाँ पर आपको डिजी लॉकर अकाउंट लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी और उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप फेच करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना होगा। वो कैसे वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करना है, बॉक्स पर क्लिक कर देना और साइन इन कर देना है।
आपका डिजी लॉकर अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद इस तरह से आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल में। आप यहाँ से कौन कौन से दस्तावेज फैच करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ई पैन, जो भी आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अब देखो जिनके कोष्टक में कैन बी एक्सेस लिखा हुआ है, उसका अर्थ ये हुआ है कि ये दस्तावेज आपके विभाग द्वारा, बोर्ड द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए, आपने अपलोड नहीं किए। और जिनमें नहीं लिखा हुआ वो आपने डिजी लॉकर अकाउंट में अपलोड किए हैं, जिसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अलग से वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर देना है जो जो आप OTR पर डेटा फेच करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अलाउ पर कर देना है और आपका डाटा है वो OTR पर फेच हो जाएगा। अब अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो फिर वो आपको एजुकेशन में जाना होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अगर आप मैनुअली रूप से दर्ज करोगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। जब आप ऐड एजुकेशन डिटेल का बटन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन लेवल पूछा जाएगा। यानी कि क्वालिफिकेशन ग्रुप में आपको ये बताना है कि आप 12th का डाटा दर्ज करें, ग्रेजुएशन का कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग अगर ग्रेजुएशन का करोगे तो फिर उसके अनुसार आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन डिटेल, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर। अब देखो 10th और 12th के लिए एनरोलमेंट नंबर कहाँ पर लिखे होते हैं मार्कशीट में, उसका भी मैं अलग सी वीडियो बना चुका हूं और उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर है वो कहां से प्राप्त होंगे, क्योंकि मार्कशीट के अंदर तो लिखा हुआ नहीं होता है। इसके बाद आपने कब पासिंग की है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होता है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम किस टाइप का था। सब्जेक्ट ग्रुप आपको लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट की डिटेल लिखनी होती है, फिर ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका एग्जाम कितने नंबर का था और आपने कितने नंबर प्राप्त किए, परसेंटेज थे या ग्रेड थे वो आपको लिखने होंगे। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आवश्यक मार्कशीट या प्रमाण पत्र अपलोड करें। यानी कि कुछ इस तरह से जब आप ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके सामने आएंगे और ये सभी ऑप्शन आपको फिल करने होंगे। और उसके बाद आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो अपलोड भी करना होगा। उनकी साइज भी आपको यहाँ पर दे रखी है 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में, और वो फॉर्मेट होना चाहिए PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपकी अपलोड होगी। 100 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, 400 KB से कम होनी चाहिए। और उसके बाद आपको सेव मैनुअली पर क्लिक कर देना, आपके दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप आगे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी बोर्ड द्वारा दे रखी है, उस ईमेल आईडी पर भी आप मेल करके अपनी जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं।